धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है, जिसे बहुत सारे लोग इजराइल हमास वार बता रहे हैं, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हैं, ना जाने क्या क्या नाम दे रहे हैं, उसको आज 34वां दिन हो चुका है। मौतों का आंकड़ा 10,400 के पार अकेले फिलिस्तीनी इलाके में पहुंच चुका है। अगर इसमें इजराइल में मारे गए लोगों को भी जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 12,000 के पार हो जाता है। लेकिन इन तमाम के बाद क्या लोग वाकई में अभी भी सच्ची खबरों से दूर हैं? वो सिर्फ अपने मतलब की खबर ढूंढना चाहते हैं कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए, अरे भैया हमास वालों ने या हिजबुल्लाह ने इजराइल का नुकसान कर दिया या इजराइल के इतने मार दिए, उसे देख के वो खुश हो जाते हैं। और जब ऐसी खबरें आती हैं कि इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी कर दी है और बच्चों के मरने की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसे देखकर उनका दिल बैठ जाता है। उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे, आजकल तो हम जानते हैं यूट्यूब तो मैं हमेशा कहता हूं कि फूड कोर्ट की तरह हो गया। जैसे हम मॉल में जाते हैं ना, कि वहां लाइन से दुकानें होती हैं, कोई बिरयानी बेच रहा है, कोई पकोड़ा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, वैसे ही यूट्यूब का हाल हो चुका है। तो उन्होंने वो तमाम चीजें सर्च कर ली हैं कि अच्छा भैया यहाँ पे मिलेगा कि इसराइल का कौन मरा है, ये फलाना नहीं बता रहा है कि जो है इसराइल के भी मर रहे हैं। तो क्या खबरों को इस तरीके से देखना और समझना चाहिए? और सच्चाई क्या है? नुकसान आखिर किसका ज्यादा हो रहा है 34 दिन की लड़ाई के दौरान? इन्हीं सबके आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं मीडिया स्टार बल के संपादक मोहम्मद अहमद काजमी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने दर्शकों से मुलाकात का एक और मौका दिया। जी, मैं आपके सवालात के साथ साथ जो भी हमारी आपकी बात होगी, मैं बात के लिए तैयार हूँ। कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे, जो खबरें हम आपके साथ इंटरव्यू करके रिकॉर्ड करके डालते हैं, तो लोगों को ये जुगलबंदी खैर पसंद आती है। और एक दिन तो मैंने पढ़ा कि एक शख्स ने कहा कि मैंने मोहम्मद अहमद काजमी साहब को पहली मर्तबा धाकड़ खबर पे ही देखा और सुना था। जी जी जी, बिल्कुल। ये होता है, हर चैनल के देखने वाले अलग अलग भी होते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं। लेकिन जब मैंने चैनल शुरू किया था तो आपने ही मेरे चैनल को इंट्रोड्यूस कराया था अपने व्यूवर्स के साथ, और मैं मुसलसल उसी तरह से काम कर रहा हूं। और आपने ये बहरहाल शुरू करने के लिए मुझे तैयार किया था। बहरहाल कोशिश में कर रहा हूं। आप लोग तो लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, मैं तो आपके सामने पत्रकारिता में अभी किशोरावस्था में भी नहीं पहुंचा हूं। खैर, शुरुआत करते हैं सवालों की। पहला सवाल मैं आपसे अगर ये करूं कि भैया एक बात बताइए, जो लोग एक चीज कह रहे हैं कि भैया किसका कौन मर रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है, ज्यादा फलस्तीन के नुकसान की बातें क्यों की जा रही हैं? देखिए, अक्टूबर 7 में जो कुछ हुआ उसके फौरन बाद तो हड़बड़ा करके या दुश्मन को जालिम साबित करने के लिए इजराइल ने अपने मरने वालों की तादाद बताई। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमले शुरू किए गाजा के खिलाफ, उसके बाद और खास तौर पर जब से ये जमीनी हमला शुरू किया है 27 अक्टूबर को, उसके बाद से अब तक वो अपने मरने वालों, अपने फौजियों की तादाद 40 तक बता रहे हैं सिर्फ, कि गाजा में इतने मरे हैं, जो नामुमकिन है। अगर अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से जो हमास के मिलिट्री विंग है उनकी बात सही समझी जाए तो ताज़ा उनका आंकड़ा यह है कि इजराइल के 136 मिलिट्री गाड़ियां, जिनमें टैंक भी दूसरी गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं। अगर एक गाड़ी में एक फौजी भी मान लिया जाए, जो नामुमकिन है, तो भी 136 तो बनते हैं। अब वो कह रहे हैं 40 मरे हैं, तो ये सच्चाई तो किसी हद तक इस तरह से भी अंदाज लगाया जा सकता है। और जंग में सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो सच्चाई की होती है, सही खबरें आना मुश्किल होती हैं। मैं तो अक्सर ये कोशिश करता हूं कि अलग अलग सोर्स से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सब कुछ पब्लिक के सामने रख करके उन पे छोड़ देता हूं कि आप लोग अपना नतीजा खुद निकालें। लेकिन अलग अलग ये इंफॉर्मेशन आ रही है, और मैं समझता हूं हमारे आपका जो पत्रकार के तौर पर जिम्मेदारी है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना ही है, किसी को बढ़ा करके किसी को घटा करके। हम गोदी मीडिया तो है नहीं कि वो नेतन्याहू की गोद में बैठ करके, कल तक मोदी जी की गोद में, आज नेतन्याहू की गोद में जो वो चाहेंगे वो हम बोलेंगे, वो हम तो नहीं कर सकते। हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी पत्रकारिता निष्पक्षता बनी रहे और खबरें लोगों तक पहुंचाते रहें। बिल्कुल सही आपने कहा कि पत्रकारिता की जिम्मेदारियों को निभाते रहे। और बार बार मैं जो एक लाइन कहता हूं कि पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य है। जिस तरीके से पल पल चीजें बदल रही हैं, कोई किताब तो लिख नहीं रहे हम लोग, जैसे आए वैसे आपके सामने रख दी।
आज सुबह की जो जानकारियां मैंने सर्च की हैं सर, उसके मुताबिक ये है कि 32 मर चुके हैं, 240 के आसपास घायल हैं। आप 40 का आंकड़ा बता रहे हैं, किस तरीके का चीजें जो हैं इंटरनेशनल मीडिया में सामने आ रही है? ये जो 40 का आंकड़ा है मेरे पास इस वक्त, वो टाइम्स ऑफ इजराइल के जरिए जो दिया गया है, जो आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने आंकड़ा दिया है, वो मैं दे रहा हूं। और जो अल कस्साम ब्रिगेड ने आंकड़ा दिया है वो भी मैं बता रहा हूं कि 136 गाड़ियों के तबाह करने की बात उन्होंने दावा किया है। और हमने आपने वो वीडियो भी देखी है कि हमास का एक लड़ाका जाता है, टैंक के ऊपर बम रखता है, कुछ दूर पीछे हटता है और वो धमाके में उड़ जाता है। तो उस तरह से मजबूती से लड़ने वाले, जिन्हें मौत से डर नहीं लग रहा, और वो लोग जो टैंक के अंदर छुप करके बैठ करके आगे बढ़ रहे हैं, शायद उन पर दबाव है इजरायली हुकूमत का, इन दोनों लड़ने वालों में बड़ा फर्क है। और इस फर्क को एक और तरीके से मैं भी बता सकता हूं। पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन हैं सैयद हाशिम सैफुद्दीन, उन्होंने बताया था कि खुद इजरायली फौजी जो लेबनान बॉर्डर पर हैं वो अपने मोबाइल के जरिए ऑडियो मैसेजेस हिजबुल्लाह को भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अगर जंग हुई तो हम आपके साथ हैं। तो ये डर, जो मौत का डर है, वो मुसलसल नजर आ रहा है इजरायली फौजियों में। और अब तो एक खबर और आ गई है, स्पेन के एक अखबार ने खबर दी है कि गैर मुल्की भाड़े के फौजियों को किराए पर लेना शुरू कर दिया है। और एक फौजी का इंटरव्यू भी आया है स्पेन के अखबार में। उसने ये बताया है कि मुझे हर हफ्ते $4,800 हर हफ्ते मुझे मिलते हैं और मैं हमास से डायरेक्ट नहीं लड़ रहा हूं, और मेरी ड्यूटी गोलान हाइट्स पर है और जो इजरायली फौज की सप्लाई रूट है उसको हम गार्ड कर रहे हैं। तो अब इजराइल को अपने फौजियों की कमी और गैर मुल्की जो किराए पर आते हैं पैसे के लिए, उन फौजियों को इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। आपने हिजबुल्लाह का जिक्र किया, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कल एक खबर छपी, अल अरबिया ने उस खबर को छापा जिसमें बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के जो टॉप मोस्ट सलाहकार हैं वो पहुंच गए हैं लेबनान, खुफिया तरीके से गए हैं और वहां वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को रोकिए, हम चाहते नहीं है लेबनान से भिड़ना। तो लेबनान का जो डर है वो इतना दिमाग में क्यों है, या हिजबुल्लाह का जो डर है वो उसके जरिए लेबनान को डराने की क्यों कोशिश की जा रही है? देखिए, बुनियादी तौर पर अमेरिका और इजराइल, इन सब की कोशिश ये रहती है कि लेबनान की हुकूमत को अलग देखें और हिजबुल्लाह को अलग देखें। जबकि एक भी बयान कई बरसों में लेबनान हुकूमत का हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं आया है। इसका मतलब तालमेल उनका ऑलरेडी है और हिजबुल्लाह के बगैर अब वहां की सरकार नहीं बनती है। वो इतने, उनकी सियासी पार्टी भी है, उनके मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में। तो ये अलग अलग इनको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सारे मुलाकातों के बावजूद एक भी बयान इजरायली प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का हिजबुल्लाह के खिलाफ हमें नजर ना आना इस बात का सबूत है कि वो एक पेज पर हैं और इजराइल के खिलाफ मुसलसल उस बॉर्डर को सिक्योर करने का जो काम हिजबुल्लाह कर रहा है। हिजबुल्लाह ने सन 2000 में इसी साउथ लेबनान से इजराइल का कब्जा खत्म कराया था। वो इतना बड़ा लेबनान के लिए वो काम कर रहे हैं और सरकार के और उनके बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है, जिसको वो वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा इख्तलाफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए, जो इख्तलाफ दिखाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनसे हो नहीं पा रहा है। अब बात करते हैं मौतों के आंकड़े को लेकर। जो बाइडेन ने कहा कि जितने आंकड़े बताए जा रहे हैं उतने तो लोग गाजा पट्टी इलाके में मर नहीं रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 6,774 लोगों के नाम लिखकर बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी गई। और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी जाके सर्च किया, यूनिसेफ ने भी बताया और तमाम रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी बताया कि हाँ इतने लोग मर रहे हैं। अब ये कहना कि इजराइल कह रहा है 40 मरे हैं, तो दूसरे जो मीडिया हैं या और जो तमाम संस्थाएं हैं, क्या वो इस बात की कोई क्रॉस चेक नहीं कर रही है? क्योंकि तमाम का तमाम मीडिया ये बता ही नहीं रहा है कि भैया उनके इतने मर गए हैं इजराइल के। देखिए, ये जो लिस्ट, नामों की लिस्ट जो बात सामने आपके आई है, जंग की हालत में कोई भी एक मिनट को ये प्रिज्यूम करे कि मैं उस जंग के मैदान में हूं जहां बमबारी हो रही है।
जो लोग, जो डेड बॉडीज सामने आ गई, उनकी शायद लिस्ट बनाई जा सके, हालांकि प्रैक्टिकल वो भी नहीं है। जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनकी लिस्ट कौन बनाएगा? उनको मिसिंग में कह दिया जाता है ऐसे हालात में। तो ये देखिए, यूनाइटेड नेशन हो या इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी हो या जितने भी ये इस किस्म के इदारे हैं, वो बड़े शैतान के इशारे पर काम करते हैं। बड़ा शैतान है अमेरिका, और उसके इशारे पर काम करते हैं। जो आंकड़े उन्होंने कर दिए कि ये बताने हैं और वो नहीं बताने, तो वही चलता है। हम तो अपने यहाँ के अडानी वाले मीडिया से भी परेशान है कि वो एक ही तरह की खबरें सारे चैनलों में चलती हैं। तो जहां कंट्रोल उससे भी ऊपर का हो, तो उसमें वो अपने हाथ से जैसे चाहे आंकड़ों से खेलते रहें। क्या अगर 7,000 भी मरे हैं, क्या उनकी नजर में 7,000 बेगुनाहों का कत्ल कोई छोटी चीज है? ये एक बड़ा सवाल है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को पूछना चाहिए। मैं अपना सवाल और आगे बढ़ा देता हूं। मेरा हाँ। कहना यह था कि जो बाइडन ने अगर सवाल उठाया तो फिलिस्तीन की तरफ से बाकायदा लिस्ट जारी करके दावा किया गया, बताया गया, और तमाम मीडिया ने और इंटरनेशनल जितनी भी संस्थाएं उन्होंने पुष्टि की कि हाँ, फिलिस्तीन में लोग मरे हैं। अब इसराइल में अगर वो कह रहे हैं कि सिर्फ 40 फौजी मरे हैं, 32 फौजी मरे हैं, तो ऐसे में जो इंटरनेशनल मीडिया है, संस्थाएं हैं, वो क्यों नहीं कोई रिपोर्ट जारी कर रही हैं कि इसराइल को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, हम आप गलती ये करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया उसे कहते हैं जो खुद उन लोगों के हाथ में है। CNN, BBC, रॉयटर्स, AFP या जो इस किस्म की एजेंसियां हैं, उनको हम आप आमतौर पर इंटरनेशनल मीडिया कह देते हैं। इंटरनेशनल मीडिया तब बनता है जब उसकी भी रिपोर्टिंग सामने हो और दूसरे फरीक की तरफ से भी रिपोर्टिंग सामने हो। जैसे फिलिस्तीन की एक न्यूज एजेंसी है वफा। हालांकि वफा के बारे में भी मैं बता दूं कि ये इजरायली एजेंट समझे जाने वाले महमूद अब्बास की सरकार की न्यूज एजेंसी है। वो भी पूरी तरह से वो उस तरह से खबर नहीं देती। उससे आगे की खबरें गाजा टाइम्स के नाम से एक ट्विटर हैंडल है, जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, उसके जरिए बहुत से आंकड़े आ रहे हैं, जिसे गाजा टाइम्स के नाम से हमारे दर्शक गूगल करके वो देख सकते हैं। तो या अल कुद्स टेलीविजन है, जो हमास कंट्रोल्ड एरिया में ही चलता है। तो उन आंकड़ों पर भी अगर नजर रखें और दोनों को मिलाकर के सामने रखें, तो बनता है इंटरनेशनल मीडिया। ये अमेरिका की आदत है कि वो अपनी मर्जी की जब कोई बात कहना चाहता है तो वो कहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट दिस। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ का ये जो रिपब्लिक का एंकर है ना, नेशन वांट्स टू नो। अब नेशन वांट्स टू नो या RSS वांट्स टू नो, तकरीबन उसी तरह से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कह देते हैं। जो उनकी अपनी मर्जी की बात होती है उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो अपनी मर्जी की बात होती है वो इसे इंटरनेशनल मीडिया। तो ये भी अपने आप में तमाशा है। लेकिन अगर हम इजराइल के मीडिया को ही देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू अपना कोई बयान जारी करके बाद में माफी मांगे, या पूर्व प्रधानमंत्री वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू पे सवाल उठाएं, वहां की आर्मी जो है बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ खिलाफ बोले, वहां के लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करें, बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा मांगे और कहें कि तुम अपनी सरकार बचाने में लगे रहे और तुम्हारी वजह से ये 7 अक्टूबर का हमला हुआ, ये तमाम खबरें तो आ जाती हैं। सर, मौतों का आंकड़ा ही क्यों नहीं आता है? हाँ, ये सवाल बहुत ही जायज और बहुत ही मुनासिब है। मौतों का आंकड़ा क्यों नहीं आता है? मैं इतना बारीकी से इजरायली मीडिया को फॉलो करता रहता हूं, जिसमें कहीं एडिटोरियल की डिटेल में इस हद तक भी कभी कभी आ जाता है कि फौजी कैजुअलिटीज की कितनी बतानी है, वो क्लियरेंस मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जितना बताती है उतना मीडिया में छपता है। तो एक तो यह हुआ कि तेल अवीव यरूशलेम में सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस हद तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जब शुरुआत हुई थी जुडिशियल ओवरहॉल वाले उसके प्रोटेस्ट पर, कि नेतन्याहू अपने घर से, ऑफिस से एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। उनके पायलट ने मना कर दिया हवाई जहाज उड़ाने के लिए। तो जाहिर है इतनी बड़ी बड़ी खबरें जब हुकूमत के खिलाफ होंगी तो ये मीडिया कहां छुपा पाएगा। लेकिन हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अगर मना कर दिया जाए कि ये बात नहीं छापनी, तो वो जाहिर है वो उसको मानते हैं, वो उस पर काम अमल करते हैं, और ये बातें इजरायली मीडिया में भी आ जाती हैं, जो मैंने खुद देखी हैं।
जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन अगर इसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो एक खबर ये चल रही है कि रिज़र्व फ़ोर्स के जो जवान हैं, जिन्होंने इस साल के शुरुआत में न्यायिक कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था, उन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है बगावत कर दी, हमास का साथ दे दिया है, हिज़्बुल्लाह का साथ दे दिया है, ये तमाम हमले 7 अक्टूबर के हो गए। इन तमाम चीज़ों के छपने के बाद एक चीज़ तो क्लियर होती है ना कि नेतन्याहू की इमेज डाउन हो रही है। अगर वहाँ का मीडिया ये खबरें, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दे रहा है, तो फिर मौतों के आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? देखिए, नेतन्याहू एक सियासी शख्सियत है। नेतन्याहू के खिलाफ बहुत से मुकदमे हैं, करप्शन के चार्जेस हैं। ऐसे करप्शन के चार्जेस कि अगर वो इस वक्त हुकूमत में ना होते तो शायद जेल में होते। और वो अपनी हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए अदालतों पर भी कब्जा करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ वहां की आवाम खड़ी हुई है। तो उन खबरों को जिसमें सियासी इख्तलाफात सामने आते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो भी अगर वहां का मीडिया नहीं छापेगा तो क्या क्या कुछ छापेगा? ये भी एक सवाल है ना, हम अपने आप से सवाल करें कि जी। मीडिया क्या क्या छापे फिर, अगर ये भी ना बता पाए कि लिकुड पार्टी में और जस्टिस पार्टी और क्या क्या पार्टी, उनमें क्या क्या इख्तलाफ हैं। हुँ। बेनी गैंट्स किसी बात को ठीक अलग है, तरीके ठीक से है। देखते चलिए। हैं, जी, जी, नेतन्याहू अलग तरीके से देखते हैं, तो जी। वो रिपोर्टिंग तो होगी ना। चलिए, कुछ लेकिन आगे छोटा फौज करते के हैं इसको। अब यहाँ से एक सवाल ये ले लेते हैं कि अभी तक की जो लड़ाई हुई है 34 दिन में, उसमें जानी और माली नुकसान किसका ज़्यादा हुआ है? अगर आप तुलना करें और आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो? देखिए, जानी माली नुकसान तो गजा का ज्यादा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और हवाई जहाज इनके पास हैं, एयरफोर्स हैं, जहां चाहते हैं बमबारी करते हैं। और बहुत आसान होता है ये क्लेम करना कि ये हमास का गढ़ था जिस पे हमने हमला किया है, और वहां बेगुनाह मारे जाते हैं। अस्पतालों तक को नहीं छोड़ रहे, स्कूलों तक नहीं छोड़ रहे। अस्पताल के टॉप फ्लोर पर कुछ आकर के लोग जान बचा करके रह रहे थे, वहां तक तोड़ दिया गया, बमबारी कर दी गई। वहां जो ईंधन को रोका गया है उसके खिलाफ, उसकी भरपाई करने के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं छतों पर, जी। अस्पताल पर, वो तक तोड़ दिए जाते हैं बमबारी हुँ, करके। तो हुँ। उसको ये कह देना कि यहां भी हमास है और वहां भी हमास है और अस्पताल के नीचे भी हमास है, तो बेगुनाह जी। लोग कहां बचेंगे? वहां भी हुँ, बेगुनाह नहीं बच पा रहे हैं, तो नुकसान तो जी, इनका है। लेकिन जी। हुँ, 7 अक्टूबर को जो नुकसान हुआ है, हुँ। 7 अक्टूबर के नुकसान के बारे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई, जिनसे खुद फिलिस्तीनी लीडर्स बार बार मिल रहे हैं जाकर के, अभी जी, पिछले दिनों अनअनाउंस्ड, बगैर ऐलान किए, बगैर तारीख का ऐलान किए एक खबर आई है जिसमें हमास के लीडर इब्राहिम इस्माइल हानिया वो मिले हैं उनसे। उनका कहना यह है कि 7 अक्टूबर को जितना नुकसान, स्ट्रक्चरल नुकसान, जो वहां की उनकी डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, उनका नुकसान इतना हुआ है कि उसकी भरपाई करना इजराइल के लिए नामुमकिन है। तो ये है दोनों तरफ की, जानी नुकसान तो जाहिर है ठीक इनका हो रहा है। ठीक है। तो 7 अक्टूबर वाली घटना को देखकर आखिर कब तक यहाँ जो व्यूअर है वो जश्न मनाता रहे कि भाई इजराइल की धज्जियां उड़ा दी और उसके सारे निजाम को धर्म-भरम करके रख दिया और जो दावे करता था सिक्योरिटी के, वो सब उसके टाँय-टाँय फिश साबित हो गए। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देख के लोगों के दिल बैठे जाते हैं। लोग फ़ोन करने लग जाते हैं कि साहब आप तो सिर्फ यही बता रहे हो कि गाज़ा में ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंग जंग है, नंबर एक। दो मुल्कों की जंग अगर हो, जिस तरह से दो मुल्कों में नॉर्मल अगर मुल्क हों, तो दोनों मुल्कों के पास हर किस्म की फौजी सलाहियतें होती हैं, हथियार होते हैं। यहां ऐसा नहीं है। यहां हमास है जिसकी सरकार को 2006 में इलेक्शन होने के बावजूद नहीं माना गया अमेरिका एंड कंपनी के जरिए, और वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए। तो ये बराबर की फौजें नहीं हैं, इनके पास एयरफोर्स नहीं है। जो कुछ इनके पास या तो स्मगल होके आता है वो है, या अपने आप ये सुरंगों में कुछ हथियार बना लेते हैं वो है, या ईरान टेक्नोलॉजी भेज दे या सामान भेज दे वो है। लेकिन फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, और उसमें अमेरिका और दुनिया के सारे बदमाश उसके साथ खड़े हुए हैं। तो जी। नुकसान तो यहां होगा, लेकिन हुँ, बुनियादी फर्क यह है कि हुँ। यहां मरने के लिए तैयार हैं, वो जी। शहादत पर फख्र करने वाले हैं। यहां हुँ। मरने से बचने वाले लोग हैं, फरार करने वाले लोग हैं। यह बुनियादी फर्क है, और शायद यही फर्क जीत और हार का फर्क लेकर के आएगा आखिर में।
चलिए, जीत और हार का फर्क यही लेके आएगा। आखिर सवाल फिर से एक बार छोटा सा और आपसे लेना चाहता हूं। एक बात बताइए, जो क्लियर हो चुका है भाई हमास की ये स्थिति है और उधर जो है पूरे तमाम सुपर पावर मुल्क उसके साथ खड़े हैं, तो फिर भी लोग क्यों उम्मीद बनाए बैठे हैं कि भाई इसराइल का कुछ बेड़ा डूब जाएगा, इसराइल का कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसराइल का बड़ा नुकसान हो जाएगा? ये जो तवक्को लगाए बैठे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, घर में बैठ के तवक्को लगाना बिल्कुल अलग है और ग्राउंड ज़ीरो पर हालात का सामना बिल्कुल अलग है। और हम लोग वेस्टर्न मीडिया से इतने इन्फ्लुएंस रहते हैं कि वो ये जो तस्वीरें भी आ रही हैं, ये वेस्टर्न मीडिया उनको ज़्यादा पब्लिक कर रहा है और ये इसलिए भी कर रहा है, ये शुरू से कोशिश रही है कि किसी तरह से गाज़ा के आम लोगों में और हमास और दूसरे जो जिन्हें जिहादी ग्रुप कह दिया जाता है, जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो किसी तरह से ये आपस में ही लड़ मरें, वो पूरी कोशिश हो रही है। और इस कोशिश में इस किस्म की तस्वीरों को पब्लिक करना, पब्लिसाइज़ करना, लोगों के दिल बैठ जाना, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन सब्र करके वक़्त पर आने वाले वक़्त देखें। मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है, आगे इस हफ्ते में शायद वो 2-3 दिन का एक सीज़ फायर होगा और उस सीज़ फायर को फिर बार-बार बढ़ाया जाएगा। ऐसे हालात अभी तक लग रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सीज़ फायर की स्थिति आ गई है। वो सीज़ फायर की स्थिति क्यों आ गई है? कि अपनी मर्ज़ी का काम कर दिया, जितना मिटाना था उतना मिटा दिया, इसलिए सीज़ फायर करके एहसान सा दिखा रहे हैं? या वाक़ई में उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि भई अब और नहीं लड़ सकते, बहुत लड़ चुके हैं, बहुत नुकसान हमारा भी हो चुका है, सीज़ फायर कर लेते हैं और अपनी जान छुड़ा लेते हैं? ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे सवालों पे बहुत अच्छे से तमाम जानकारियाँ दी। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपके दर्शकों का भी शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी कि आप अपने दर्शकों तक मेरी बात पहुँचाते हैं और बहरहाल ये मैं जितनी जानकारी रखता हूँ, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।